सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास आर्यंत का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 5 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी कोई वीडियो आपको ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर 2016 से लेकर 2025 तक की वीडियो मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर पहला है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। और प्रश्न नंबर पहला, संख्याओं 96 और 404 का HCF हमारा मासा होता है और एलसीएम लासा होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों संख्याओं का मासा है 4, तो लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो लासा तो हमें इसमें ज्ञात नहीं है, तो लासा को इसी प्रकार लिख लो, लेकिन इन दोनों का मासा 4 दे रखा, तो यहाँ पे गुणा में 4 बराबर पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404। 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 0 4 एकन 4। अब 96 का गुणा इसमें करा दो। जब 96 का गुणा 101 में कराएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना लासा बराबर 96 निकल के आ जाएगा, यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। जब आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे, ठीक है, तो क्या करना देखिएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लो बिंदु 2,5। तो यहाँ से बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी बराबर इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा जाके हमारा 2 दूनी 4 और 5 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा √29 इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है √2 + tan 45 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे tan 45 का मान लगा दो, √2 और प्लस tan 45 का मान 1, तो 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर है हमारा sec² a - tan² a। तो प्यारे बच्चों, इसका मान 1 ही होता, सूत्र है हमारा, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, ठीक है। और जो विकल्प आप विकल्प पे अपना टिक लगाते रहिए आप। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर 11, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर 1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 रखने पर x की जगह पे 1 लगा दो, 2 गुणा 1 + 3y बराबर 11, तो हो जाएगा 2 एकन 2 + 3y बराबर 11। अब इस 2 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 11 - 2 और 3y बराबर 9 और 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो y बराबर 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 AP दे रखी है हमारी 21 18 15 डैश, ठीक है, का वह पद जिसका मान -81 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें n का मान ज्ञात करना है हमें,
ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर लिखा हुआ 81, सॉरी ए बराबर 21 और डी बराबर 15 में से 18 घटा दो तो डी बराबर निकलेगा -3। तो जो -81 दे रखा है ए एन का मान है, तो ए एन बराबर -81। अब ए एन की जगह पे आपको लगा देना है यहाँ पर ए प्लस ए एन -1 इंटू डी बराबर -81। अब ए का मान कितना 21 है, तो यहाँ पे 21 लगा दो, तो यहाँ पे 21 प्लस ए एन -1 और डी का मान -3 है, ठीक इस प्रकार। तो -21, अब सॉरी 81। अब इस 21 को उधर ले जाओ, जब 21 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -3 आगे लिख लो ऐसे करके, बराबर -81 -21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 102, तो -3 n -1 और माइनस का हो जाएगा ये 102। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कटेगा और 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, n -1 बराबर 34 और इस एक को उधर भेज दो तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1, तो n बराबर 35वां पद, ठीक है। यानी 35वां पद -81 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद आदर्श से निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी, ये बताना हमें। तो सबसे पहले आपको लिखना नीली गेंद बराबर 2, फिर लिखना है सफ़ेद गेंद बराबर 3, फिर लिखना है लाल गेंद बराबर 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाए कुल गेंदें बराबर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पी आर के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब होता है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इस लाल को हटा दो, तो यहाँ पे ये वाली गेंदें बचेंगी, ठीक, कितना हो जाए 5 और 5 और बटा 9, ये कुल पड़ा हमेशा नीचे रहेगा, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, उसको देखिएगा। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। दिए गए चित्र में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें डी ई बटा बी सी ज्ञात करना, डी ई बटा बी सी ज्ञात करना। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना एक चित्र हमें इसका। प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पे ए बी और ये सी और एक भुजा है डी ई भुजा इसके समांतर है, तो ये 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो आपको क्या करना है, पहले लिख दो डी ई बटा बी सी बराबर, तो आपको इधर लिखना है ए डी बटा ए बी, इस प्रकार ए डी बटा ए बी, पहले ये आधी भुजा फिर ये पूरी भुजा, ए डी बटा ए बी। तो डी ई बटा वी सी बराबर, तो प्यारे बच्चों ए डी का मान कितना 3 है और ए बी का मान देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ये और 6 ये, तो 9 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 9 लिख देना है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 और बेटा यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक वृत्त,
बच्चों ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, ठीक है। और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो बेटा यहाँ पे कोण बनेगा 90 अंश का। तो यहाँ पे O, यहाँ पर P। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज OAQ में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, 25 का वर्ग आधार ये R कर लो, ठीक है, ये R है हमारी, तो R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो 625 बराबर R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग 576। अब 576 को उधर ले आओ, तो 625 माइनस 576 बराबर R का वर्ग। तो इसमें से घटाना है, तो घटाने पर प्राप्त होगा हमें, देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ से 2.5 लेंगे, 11 और 11 में तो 7 जाएगा, 4 बचेगा। तो इस 49 को लिख सकते हैं 7 पे घात 2 और R पे घात 2, R से R कट 2 से 2 कट जाएगा, तो R बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 11 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना R बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखना है चाप की लंबाई बराबर, सूत्र होता है 2 पाई R थीटा और बटा 360। तो मान लगा दीजिए यहाँ पर, पहले 2 से ये काट दो, 180 हो जाएगा। थीटा का मान लगा दो और पाई का मान 22/7 लगा दो। और देखो यहाँ पे पाई का मान नहीं लगाएं क्योंकि प्रश्न में पाई दिया हुआ है। पाई गुणा R का मान 6 और थीटा का मान 30 बटा 180। पाई गुणा 6 18, 180 बटा 180, इससे कट जाएगा तो आंसर निकलेगा पाई, ठीक, सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, 11 के बाद 12 नंबर। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, तो इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक बेलन और इस बेलन के ऊपर शीर्ष वाले भाग पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे त्रिज्या दोनों की समान होगी। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो R बराबर आपको लिख लेना है 3 सेंटीमीटर। फिर लिखना है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिख लेना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई RH प्लस, तो देखो ये तो हो गया बेलन का बकपृष्ठ। फिर इसके बाद ये ऊपर वाला भाग है अर्धगोले का बकपृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर प्लस, अब जो नीचे वाला भाग वृत्ताकार है ये हमारा, ठीक, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे कामन, तो कामन लेंगे यहाँ पर हम पाई R,
जब पाई आर का मान लेंगे, पाई आर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2h और प्लस यहाँ पे बचेगा 3r। अब इसके मान लगा दीजिए। पाई का मान मत लगाओ क्योंकि प्रश्न में पाई दिया हुआ है। आर का मान 3 है तो यहाँ पे 3 और ये 2 गुणा h का मान 5 है और 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 त्रिका 9 तो 3 पाई कोष्टक इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 तो 19 कम 19 19 2 38 19 3 57 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 है हमारा एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। ठीक, थोड़ा इसको समझा दूं मैं आपको। पहले तो प्रश्न नंबर लिख लीजिए 13। तो प्यारे बच्चों ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और ये हमारी एक स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाएगा तो जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ये कोण हो जाएगा 90 अंश का। इसी की बात कर रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 14, उसको देखिएगा आप। नंबर 14 में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो ये कॉसिक स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है तो आपको लिख लेना है सेक ए बटा कोसेक ए का होल वर्ग। इस प्रकार अब सेक को लिखा जाएगा 1 बटा कॉस ए और कॉसेक को लिखा जाएगा 1 बटा साइन ए। तो प्यारे बच्चों ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा और घात 2 तो चली रही है तो हो जाएगा ये साइन ए बटा कॉस ए पे घात 2। तो प्यारे बच्चों साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है tan। तो आपको tan और घात 2 तो घात 2 यहाँ लगा दो। यही प्रश्न का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 15 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा r का मान है और ये थीटा का मान है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पर लिख लो r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। तो नई लाइन से लिखना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको हल करिए। पाई का मान 22 बटा 7, r का मान 7 गुणा 7 और थीटा का मान 60 और बटा 360। तो 1 7 से 1 7 निकाल दो और 60 एकन 60 और 60 छक्का 2 से काटो 2 3 6 और 2 एकन 2 2 एकन 2 तो 11 सत्ते 77। तो 77 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा। नंबर 16 में है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 452 सही 4 बटा 7 ये दे रखा है। तो प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर बराबर
7 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। देखो 7 का गुणा इस संख्या में करो, फिर 4 में जोड़ो, तो इसका जोड़ आ जाएगा 31 68 और बटा 7। तो पाई का मान 22/7 लगा दो। 4 गुणा 22/7, आर का तो मान ज्ञात ही करना है, बराबर 31 68 और बटा 7। तो प्यारे बच्चों इसको पहले काट दो 4 से। 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 36 हो गया, और 4 ने 36, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, इसमें 3 बचा, 4 नेम 36 और 4 दूनी 8, इतना बचा हुआ हमारा। और ये 7 से 7 चला जाएगा, 11 से काटो, 11 दूनी 22, फिर 11 सत्ते 77, फिर इसमें बचा हुआ है 2, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पे निकलेगा आर स्क्वायर बराबर 36। और प्यारे बच्चों 36 को लिखेंगे 6 पे घात 2, तो आर स्क्वायर बराबर 6 पे घात 2, और ये घात से घात कट जाएगी, तो आर बराबर निकलेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देख लो कहाँ पर विकल्प है, वहीं पे आप टिक लगा दीजिए। तो ये वाला जो मिलेगा हमें 16 नंबर, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, द्विघात बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। समझिएगा इसको। तो बच्चों ये रहा हमारा बहुपद, तो इसमें ए बी सी के मान छांट लीजिए। तो इसमें a बराबर 4 मिलेगा, और b बराबर माइनस का 4 और c बराबर -1। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a। c का मान कितना -1, a का मान 4। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, द्विघात समीकरण, इसका हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो जो द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4/3 और बराबर 0। तो यहाँ पर भी इसके ABC के मान छांट लीजिए। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 4/3। तो हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 का वर्ग -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 4/3, ये से कट जाएगा। तो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। तो 4 चौक 16 माइनस, और 4 चौक 16 ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो प्यारे बच्चों 16 16 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी कि 19 नंबर में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता बना रखी है। अब इसके बाद अगला कॉलम बनाना मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2। इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6। अब आप इसमें ये देखो कितने कितने का अंतर है, 4 4 का अंतर है। तो इसमें 4 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़ो 6 और 6 में 4 जोड़ो 10 और 10 में 4 जोड़ो 14 और 14 में 4 जोड़ो 18। ठीक, इस प्रकार। फिर हमें अगला कॉलम बनाना है x इंटू एफ, यानी x गुणा एफ। गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 6 का 6 में करेंगे 36, 10 छक्का 60, 14 पंजे 70 और 18 चौक 72। ठीक, और ऐसे आपको एक नीचे लकीर कर लेनी है। यहाँ पे इसका जोड़ होगा सिग्मा एफ बराबर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 25, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कहलाएगा सिग्मा एक्स एफ बराबर। जब इस सबको जोड़ेंगे तो 246 प्राप्त होगा हमें। फिर इसके बाद हमारा सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। इसके मान लगा दीजिए। सिग्मा एक्स एफ का मान है 246 और इसका मान है 25। तो बच्चों 25 का भाग इस संख्या में लगाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा 9.84।
ठीक है, ये प्रश्न का आपका आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 20, इसको देखिएगा। 20 नंबर में निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, तो इसकी सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता हम। तो अब आपको यहाँ पे लिख लेना है नंबर 20। तो यहाँ पे दिया हुआ वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद बारंबारता, फिर अगला कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे 6 है, 8 है, 10, 9 और ये 12। अब प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं वो देखिएगा आप। देखो ये 6 है तो 6 को ऐसे लिख लो, इस 6 में 8 को जोड़ो, 14, 14 में 6 को जोड़ो, 14 में 6 को जोड़ो तो ये आएगा निकल के 24, और 24 में इस 9 को जोड़ो, 9 4 13 33, और 33 में 12 का जोड़ो 45। और ये प्यारे बच्चों हमारा होता है n का मान, तो n बराबर निकला है 45। ठीक है, n बराबर 45। तो यहाँ पे एक नई लाइन से लिखेंगे n बराबर 45, जो हमारी एक विषम संख्या है। तो n + 1/2, n का मान 45 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 46/2। तो यहाँ पे 23 बार जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये 23 संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं, यानी 23 ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं। 6 से नहीं घटा सकते हैं, 14 से नहीं घटा सकते, ये 24 से घटेगा। अर्थात आप कह सकते हो ये जो 23 है संचयी बारंबारता में किस संख्या के मध्य में है, किस संख्या के अंदर आएगा, तो ये 24 में मिलेगा। ठीक है, तो 24 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, ये रहा 24 के सामने 20 से 30। देखो एक बार पे समझो इसको, जब आप n/2 का मान निकालो, जब ये मान निकाल के आओ तो यहाँ पे 23 प्राप्त हुआ, तो आपको इसमें ये देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर से 23 किस संख्या से घटा सकते हो। 6 से नहीं घटेगा, 14 से नहीं घटेगा, 23 हम इस संख्या से घटा सकते हैं। ठीक है, 23 इस संख्या से घटा सकते हैं, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारी माध्यिका वर्ग होगी। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30। तो आपको नई लाइन से लिख देना है माध्यिका वर्ग बराबर तो 20 से 30, ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। अब यहाँ से हमारा चलेगा खंड बा, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का पहला है, यदि एक बिंदु 0,1 और बिंदु 5,-3 और 6,x से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता तो उन बिंदुओं को किनारे पे लिखते हैं। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे और इन दोनों बिंदुओं को किनारे पे लिखना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लो जिसका नाम दे दो A और ये B। तो यहाँ पर जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता उनको लिखते हैं किनारे पे हम x, 6। जो तीसरा बिंदु शुरुआत में दिया हुआ है 0,1, इसको बीच में रखेंगे। तो जो बिंदु P है A B से समदूरस्थ समान दूरी पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। ठीक है, तो जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो आपको अंडररूट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर
x1 माइनस x2 का होल वर्ग y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है AP, तो A के निर्देशांक हैं 5, -3 और P के निर्देशांक हैं 0, 1। इसी प्रकार PB 0, 1 और B के हैं x, 6। तो बच्चों ये वाले बिंदु यहाँ रखने हैं और ये वाले इधर रखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 0 का होल वर्ग प्लस y1 -3 -1 का होल वर्ग। यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का मान x प्लस y1 का मान 1 और y2 का मान 6। तो ये 25 हो जाएगा। ये -3 -1 तो -4 तो 16 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा x² और प्लस ये -5 बचेगा, -5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये 25 से 25 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे x² बराबर 16। अब इधर से घात हटेगी तो उधर अंडर लग जाएगा, तो x बराबर √16 और साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी देना है। तो x बराबर ±4। ये बेटा इसका आंसर आया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा पहले का खा, उसको देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है हमारा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना है एक रेखाखंड। पिछले वाले प्रश्न बताया था मैंने, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता तो उनको किनारे पे लिखते हैं हम। तो -3, 10 और 6, -8। ठीक है, जो तीसरा बिंदु है यहाँ पे कर लो P -1, 6। तो हमें ये बताना है जो रेखाखंड हमारा AB है, AB रेखाखंड है, तो P ने इसको किस अनुपात में विभाजित किया है। जो बिंदु P है AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी कर लो M और ये वाली दूरी कर लो 1। तो इसमें हमें M का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु -3, 10 तथा 6, -8 और जो अनुपात है हमारा M अनुपात 1। तो इस P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है P के निर्देशांक। तो सूत्र होता है M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2 गामा M1/2 M2/1 M1 प्लस M2। ठीक, अब इसके मान लगा दीजिए। तो देखो ये x1 है, ये y1, x2/2, ये M1 और ये M2। तो ये वाले मान सब इसमें लगा दीजिए आप। तो जब यहाँ पर हम मान लगाएंगे तो पहले बच्चों M1 का मान M और x2 का मान है हमारा 6 प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान है -3 और हर में रहेगा M1 प्लस M2 यानी M प्लस 1 गामा M1 का मान M, y2 का मान 8 प्लस M2 का मान 1 और y1 का मान 10 बटा M1 प्लस M2 M प्लस 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक ये है -1, 6। ये हमारे P के निर्देशांक हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, -1, 6 बराबर। तो ये हो जाएगा 6 एकन 6 माइनस का 3, 6 एकन 6m हो जाएगा। ठीक है, 6m और माइनस का 3 और बटा m प्लस 1, ये 8m और प्लस का 10
बटा m प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो इसमें भुज बराबर भुज कर लो या फिर कोट बराबर कोट कर लो। तो देखो ये कहलाती है भुज और ये कहलाती है भुज, जो x का मान होता है भुज कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भुज बराबर भुज करेंगे, भुज बराबर भुज कर लेना है हमें। और बच्चों थोड़ी हमने यहाँ पे गलती कर दी है, जो बाई 2 का मान है -8 है, तो आपको यहाँ पे माइनस का 8 लगा लेना, ठीक, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम भुज बराबर भुज करेंगे, तो इसके लिए दूसरे पेज पे पहुंचेंगे और इन दोनों को आपस में बराबर हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे भुज बराबर भुज हो गई है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर लो, तो इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है। तो 6m - 3 का गुणा इसमें करेंगे, 6m - 3 बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का m माइनस का 1 हो जाएगा। अब थोड़ा पक्षांतर कर लो, इसको उधर ले आओ, 6m प्लस का m हो जाएगा बराबर -1, इसको उधर भेजो तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7m बराबर 2, तो m बराबर 2/7। तो या करके लिख लेना है आपको, m बराबर 2:7। तो बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। पहले का खा खरगोश, नहीं गा गमला है, सिद्ध करने वाला प्रश्न, उसको देखिए। पहले का गा, तो यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, 1 - tan A और 1 - cot A का होल वर्ग tan स्क्वायर A। तो सबसे पहले इसका LHS लिखना है हमें, 1 - tan A और बटा 1 - cot A का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इस कॉट को चेंज कर लो, इस कॉट को कर लो चेंज। चेंज कैसे करेंगे देखिएगा आप, 1 - tan A और बटा, जब इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो 1 - 1/tan A ऐसे करके लिख लेना है, और घात 2, तो इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 1 - tan A और बटा, जब इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे तो tan A -1 और बटा tan A और इसका होल वर्ग। और प्यारे बच्चों ये वाला tan चला जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है tan A 1 - tan A और बटा tan A -1, ठीक है। अब क्या करना हमें प्यारे बच्चों, यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा कि -tan A और कोष्टक अंदर हो जाएगा हमारा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा tan A -1 इस प्रकार, और इसके ऊपर घात 2 चल रही है, और बटा tan A -1 और ये घात 2 आपको लगा लेना है इस प्रकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, ये कटने के बाद तो यहाँ पे बचेगा हमारा -tan A का होल वर्ग। अब आपको पता माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर A, ठीक। ये प्रश्न का आंसर आ गया। तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का घाघड़ी है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो इसमें ये है हमारा वर्ग अंतराल और ये है बारंबारता। अब इसकी निकाल ली संचयी बारंबारता। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं वो देखिएगा। पहले 7 है, 7 लिख लो, और 7 में 9 को जोड़ो 16, और 16 में 19 को जोड़ो 35, और 35 में इस 15 को जोड़ो 50, और 50 में इस 7 को जोड़ो 57। तो जो 57 निकला हमारा n का मान निकला है, तो आपको लिख देना n बराबर 57। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको नई लाइन से लिखना है n/2 बराबर
57/2 ये सब। अब यहाँ पे क्या करें, 2 का भाग 57 में लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर निकलेगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इतना निकल के आ जाएगा। तो n/2 का मान निकला है हमारा 28.5। अब आपको ये देखना जो 28.5 निकाला है वर्ग अंतराल में कहाँ पर आएगा, तो 28.5, तो प्यारे बच्चों 28.5 20 और 30 के बीच में आएगा। तो जब 20 और 30 के बीच में आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना l बराबर 20 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये f लिखना है। फिर यहाँ पे 35 से ऊपर ये 16, ये CF हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये सब मान छाट लिए। अब आपको लगाना सूत्र माध्यिका बराबर। तो यहाँ पे लिखना माध्यिका बराबर सूत्र होता है हमारा L + n/2 और -CF और बटा F और इंटू H। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है माध्यक का। मान लगा दीजिए। L का मान 20 है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 20, प्लस n/2 का मान है हमारा 28.5 और -CF का मान है 16 और बटा F का मान है 19 और H का मान, इस वर्ग अंतराल में देखो 10-10 का अंतर है तो H का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए। 20 प्लस, अब 28.5 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12.5। तो यहाँ पे लिख लो 12.5 और बटा 19 और गुणा 10, तो हो जाएगा 20 प्लस इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो 1250 और 10 से पीछे 1 अंक है और बटा 19। 20 प्लस प्यारे बच्चों 125 है ये, तो 19 का भाग 125 में लगाएंगा तो 19 का भाग 125 में लगाएंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 6.578 इतना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26.578 और ये वाला 8 हटाएंगे तो यहाँ पे 8 बढ़ा देंगे हम। देखो ये वाली संख्या 5 से बड़ी है हमारी, ठीक है। इस 8 को हटाएंगे और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 26.58, यही आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो माध्यिका निकलेगी 26.58। तो अगला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, माना 3√2 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। 3√2 बराबर P/Q। आगे लिखना आपको, जहां P तथा Q अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, जहां P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो 3 है ना, गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है तो ये वाला 3 इधर पहुंचाएंगे तो आपका हो जाएगा √3√2 बराबर P/3Q। तो प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब यहाँ पे लिखनी है इसकी हिंदी, तो आपको लिखना P/3Q एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। तो इसके बाद थोड़ी आपको हिंदी और लिखनी है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के लिए आपको इतनी हिंदी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए समझिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, ये तो पहले का 5वां, अब छठा देखिएगा आप।
तो इसका 4 चम्मच है। संख्या 120 और 315 का एलसीएम यानी लासा ज्ञात करना है इसका। चलिए समझिएगा इसको। प्रश्न नंबर पहले का 4, तो यहाँ पे संख्या 120 दे रखी है और 315, तो इनके काटने अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इसको काटो 3 से, 3 एकन 3, भाग खाई बिंदी, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। अब आपको यहाँ पे लिखना है 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। फिर 315 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका निकालना हमें मासा नहीं लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा कैसे निकालते हैं, पहले जिसका जोड़ा बन जाए उसको लिख लो, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 3। फिर ये 5 का जोड़ा बन गया 5। अब बाकी जो बची हुई संख्या उनका गुणा करके लिख लो, ठीक है। देखो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बचा हुआ है और 3 सत्ते 21 बचा हुआ है। तो इन सब का गुणा कर लो, तो इन सब का गुणा निकल के आएगा हमारा 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 और 40 तिया 120 और गुणा 21। तो 12 एकन 12 की 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 और ये 0। तो बेटा इसका आंसर निकलेगा 2520 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 चलेगा, उसको देखेगा आप। दूसरे का कहा है निम्नलिखित साड़ी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये साड़ी बनानी और बहुलक ज्ञात करना हमें। तो वर्ग अंतराल में दे रखा 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारहमारता में 6, 11, 18, 21 और ये 15। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हमारी है 21। तो आपको 21 के सामने लिखना F1 और इससे ऊपर लिखना F0 और इससे नीचे लिखना आपको F2। एक बार फिर समझिए, जब आप बहुलक निकालोगे तो सबसे पहले ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो 21 के सामने लिखना F1, फिर इससे ऊपर F0 और इससे नीचे F2। फिर इसी F1 के सामने आपको लिखना L, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना इस वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 10। तो अब आपको लगा देना बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये बहुलक का सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसमें L का मान 30 है और प्लस F1 का मान 21 और F2 का मान 15 बटा 2 गुणा F1 का मान 21 माइनस F0 का मान 18 और F2 का मान 15 इंटू H का मान 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लगा दीजिए। तो हो जाएगा 30 प्लस 21 में से 15 घटाएंगे, गलत हो गया यार, यहाँ पे F1 माइनस F0 होगा, 0 कर लीजिए, ठीक है। F0, तो F0 का मान कितना है 18, तो यहाँ पे 18 लगा लीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 21 में से 18 घटाएंगे, तो 21 में से 18 घटाएंगे 3 बचेगा बटा यहाँ पर 21 दूनी 42 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 33 प्राप्त होगा हमें और इंटू 10।
30 प्लस इसका गुणा इसमें कर दो तो हो जाएगा 30 बटा, अब 42 में से 33 घटाएंगे, तो जब 42 में से 33 घटाएंगे हम तो यहाँ पर बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। अब ये 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 धाम 30, तो प्यारे बच्चों 30 प्लस 10 बटा 3 और 3 का भाग लगाना 10 में, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3.33, 3 चलता रहेगा, तो 30 और 3 33 और 0.33, तो बेटा ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। दूसरे का खा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना और वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है, आपको ये वृत्त प्रकार से ही खींचना है। ठीक है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, हमने इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक स्पर्श रेखा ये है और बेटा दूसरी स्पर्श रेखा हमारी ये है। ठीक है, आपको पट्टी से खींचना और प्रकार से सर्कल बनाना है ये। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र जहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं, जैसे ओ से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पी, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। तो प्यारे बच्चों ए पी और बी पी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना हमें दिया है इसमें दिया ए पी, यानी पहले लिखो ओ केंद्र वाले वृत्त में। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए पी तथा बी पी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। फिर नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। प्यार बच्चों ये सिद्ध करना हमें। ठीक है, अब यहाँ पे रचना में लिखेंगे नई लाइन से, रचना में क्या लिखेंगे देखो, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे ओ ए कामा ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला कोण 90 अंश बनेगा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला कोण 90 अंश का हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना उपपत्ति। अब यहाँ पे हम ये वाले दो त्रिभुज लेंगे। ठीक, एक त्रिभुज लेंगे ओ ए पी बराबर ओ बी पी, त्रिभुज ए नहीं ओ, पहले प्यारे बच्चों ओ लिखना, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में हमने कौन सा त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज लिया फिर ये वाला त्रिभुज लिया। अब इसमें क्या क्या लिखना बेटा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती हैं। तो यहाँ पे लिखना ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इससे दोनों बराबर होंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण बराबर है हमारा। ठीक, 90 अंश का है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये दोनों कोण कैसे 90 अंश है। फिर इसके बाद आपको लिखना है ओ पी, ये वाली भुजा। ठीक, ओ पी बराबर ओ पी, तो यहाँ पे लिखना है आपको ओ पी बराबर ओ पी, और आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। ठीक है,
तो नई लाइन से इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांसम त्रिभुज OBP और किसके आधार पे हो जाएंगे, तो आपको इसके सामने लिख देना है, देखो 2 भुजाएं और एक कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा SAS। इस कसौटी पे त्रिभुज हमारे सर्वांसम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती है। तो आप लिख देना नई लाइन से, अतः AP बराबर BP और आगे लिख देना CP CT से। तो ये प्रश्न का हमारा हल हो गया है। ठीक है, चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। ये तो दूसरे का खा था और दूसरे का गा। देखिए प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का गा। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 4.5, 9 और ये 12 सेंटीमीटर हैं। सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज समरूप हैं। तो प्यारे बच्चों, जब त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उसकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा इसको आप। तो देखो ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाने हैं 2 त्रिभुज हमें। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज इससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसकी थोड़ी भुजाएं बड़ी हैं तो त्रिभुज भी बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों इसका नाम लिख लो यहाँ पर AB और ये C, यहाँ पे लिख लो P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो मैं ये बताना दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों ये भुजाएं इसी क्रम में लेना, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप। तो देखो यहाँ पे लिख लो 3, ठीक, यहाँ पे लिख लो 6, फिर यहाँ पे लिख लो 8। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया 3, 6, 8। तो आपको भी इधर से ही लिख लेना है। तो पहले यहाँ पे ये वाली हो जाएगी 4.5, फिर इसके बाद 9 और इसके बाद ये 12। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में तो संगत भुजाएं समानुपात में लगानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहले ये लिख लो इसका आधार, फिर बटा इसका आधार लिख लो PQ, फिर इसकी ऊंचाई लिख लो, फिर इसकी ऊंचाई बटे में लगा दो QR, फिर इसकी ये वाली भुजा लिख लो AC, फिर इसकी ये वाली भुजा लिख लो बटे में PR। अब इसके मान लगा दीजिए सबके। तो AB का मान 3 है और PQ का मान 4.5, BC का मान 6 और इसका मान 9, AC का मान 8 और PR का मान 12। अब इसको हल करिए और इसके अनुपात समान आने चाहिए। तो देखो इसका दशमलव घटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा हमारा। अब ये संख्या कट जाएगी 15 से, तो 15 दूनी 30 और 15 तियो 45 और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 2/3 बराबर 2/3 और बराबर 2/3। तो देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपात में हैं। जब किसी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपात में हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो आपको लिख देना अतः त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR किसके आधार पे हो जाएंगे, तीनों भुजाएं समानुपात में, ऐस हमारी लग जाएगी कसौटी। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर घा घड़ी देखिएगा आप लोग। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाए जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भी देखो भिन्न पर आधारित प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर है x/y। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर अंश तथा हर में 1 जोड़ दें, अंश तथा हर में 1 जोड़ दें, अंश में भी 1 जोड़ो और हर में भी 1 जोड़ो तो भिन्न हमारी 4/5 हो जाती है। यहाँ पे शर्त फर्स्ट लिख लेना,
ठीक है। अंश तथा हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न 4/5 हो जाती है, ये कह रहा प्रश्न। चलिए समझिएगा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4y प्लस का 4। तो इस y को दे जाओ, 5 को दे ले जाओ, तो 5x माइनस का 4y और 4 माइनस 5, तो 5x माइनस 4y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पर लिखना शर्त नंबर 2। अब क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया, 5 घटा दिया जाए, अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए, तो बच्चों हमारी भिन्न x/y थी। अब इसमें से 5 घटा दो और इसमें से 5 घटा दो तो भिन्न हमारी हो जाती है 1/2। तो आपको यहाँ पे 1/2 लिख देना है। तो 2 का गुणा इसमें और 1 का इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 10 और इसका इसमें करेंगे तो y माइनस 5। अब इस y को दल ले आओ, 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 5 प्लस का 10 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से विलोपन से इसको हल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 यहाँ लिख दो। अब यहाँ कितना 4 है, तो 4 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना आपको समीकरण 1 गुणा 1 तथा समीकरण 2 गुणा 4, यानी समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे और 2 में 4 का गुणा करेंगे। तो इसमें 1 का गुणा करूँ तो पूरी संख्या यही रहेगी हमारी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5x माइनस 4y बराबर -1। अब इसमें 4 गुणा करना है तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 4y और बराबर माइनस का 4 पंजे 20 प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसके थोड़ा चिन्ह बदलिए, तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x और ये माइनस का 21 हो जाएगा। 3 एकन 3, सॉरी माइनस से माइनस काट दो, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर 7। ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, तो 1 में रखने पर जो x बराबर 7 निकला 1 में लगा दो, तो यहाँ पे 7 रख दो, 7 पन्ना 35 हो जाएगा हमारा। तो 5 गुणा 7 माइनस का 4y और बराबर -1, तो ये 35 और 35 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 4y बराबर -1 और माइनस का 35, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो बेटा जो y का मान निकलेगा 9 निकल के आ जाएगा। तो अब आपको नई लाइन से लिख लेना भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर x/y। तो जो हमने x y के मान निकाले वो यहाँ पे लगा दीजिए। x का मान 7 है और y का मान 9 है और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अब प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का। यहाँ पे देखा समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके गुणनखंड काट दो, तो देखो 2 नेम 18, 18 के ऐसे गुणनखंड काटो, 18 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 3 मिले, तो 6 3 18। 9x² माइनस का x और 6 माइनस 3 माइनस का 2 बराबर 0, तो 9x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे 6x और प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2। ठीक, और 3 का भाग लग जाएगा तो x बराबर निकलेगा 2/3। इसी प्रकार यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, इसे उधर भेजो, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ठीक, और यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो आपको नई लाइन से लिख देना 2/3
कामा -1/3। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, इसका 4 चम्मच उसको देखिएगा आप लोग। इसमें दूसरे का चा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न कह रहा है तीसरा पद, तो आपको लिख लेना है A3 बराबर 16। तो तीसरा पद लिखा जाएगा A + 2D बराबर 16, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो सातवां पद बराबर A5 + 12 अधिक है, तो 12 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सातवां पद लिखा जाएगा A + 6D और पांचवा पद लिखा जाएगा A + 4D और प्लस का 12। तो प्यारे बच्चों ये A से A कट जाएगा और 4D को उधर ले आओ, 6D - का 4D बराबर 12। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 2D बराबर 12, तो 2 × 2 2 × 12, तो D बराबर 6। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दो 1 में रखने पर, तो जो D बराबर 6 निकला, तो 6 यहाँ पे लगा दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। तो A + 2 × 6 बराबर 16, तो 6 दूनी 12, तो A + 12 बराबर 16। अब 12 को उधर भेजेंगे तो A बराबर निकलेगा हमारा 4। तो प्यारे बच्चों A और D के मान ज्ञात हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको लिखना AP। तो जो प्यारे बच्चों हमारी समांतर श्रेणी होती A + D, A + 2D और A + 3D, इस प्रकार की। ठीक, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है हमारा। तो जो हमने AD के मान निकाले वो सब यहाँ पे लगा दीजिए। A का मान कितना है, A का मान 4, फिर यहाँ पे 4 प्लस D का मान 6, कामा A का मान 4 और प्लस प्यारे बच्चों D का मान कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। फिर A का मान 4 और प्लस यहाँ पे 6 का मान D का मान 6 है, तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 × 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपको डैश ऐसे कर देना है। ठीक, कोष्टक भी लगा लीजिए आप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 10, 16 और 18 4 22 और इस प्रकार डैश। तो ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 उसको देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 3 में 2 समीकरण दे रखे, उनको हल करना है हमें। 5x + y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 कर लो। 6x - 5y बराबर 1/2, ये समीकरण नंबर 2 कर लो। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है, ये 5 है, तो 5 × 1 में कर दो, यानी 5 का गुणा समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 का गुणा 1 2 में कर लो, इसको हल करो। देखो जब हम विलोपन से हल करते हैं, किसी एक को समान रखते हैं, तो समान करने के लिए 5 का गुणा 1 में करेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो 5 गुणा सब में करो, तो जाएगा 25x + का 5y बराबर 15। अब 1 का गुणा करेंगे तो इन संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6x - 5y बराबर 1/2, ऐसे लकीर करो, ये दोनों कट जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 21x बराबर, अब यहाँ पर 15 + 1/2, और मैंने यहाँ पे गलत जोड़ लिया, 25 तो 6 31 होता, ठीक, 31x होगा हमारा यहाँ पर। तो आपको लिखना 31x बराबर 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2। तो प्यारे बच्चों 31 से 31 कट जाएगा, तो x का मान निकलेगा 1/2 हमारा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो। 1 में रखने पर x का मान कितना है, 1/2 में लगा दो। ठीक है, x का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे लगा दो इस x की जगह पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 6 × 1/2 - 5y बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 6, तो 3 - का 5y
बराबर 1/2। अब प्यारे बच्चों 1/2 उधर ले आओ, 5/2 उधर ले जाओ, तो 3 माइनस 1/2 बराबर 5/2। तो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 6 माइनस 1/2 बराबर 5/2। अरे भाई ये 2 बना हुआ हमारा, ठीक है। तो देखो 2 3 6 और 1 एकन 1, फिर 2 एकन 2, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5/2 बराबर 5/2। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 22 बराबर 1/2। यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक। x का मान 1/2 और y का मान 1/2, दोनों समान निकले हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है, एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। फिर आयत का क्षेत्रफल तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा xy और ये मीटर स्क्वायर। अब इसकी शर्त फर्स्ट है प्रश्न कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है, कब होता है, यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दें। तो देखो लंबाई x है, इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दो, x + 2, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दें, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दें, तो इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता। तो बराबर आपको लिखना xy - 28 इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए, इसका इसमें गुणा करिए xy, इसका इसमें करो तो -xy हो गया, फिर इसका इसमें करना तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर 2x, फिर इसका इसमें करो प्लस का 2y, फिर इसका इसमें करो -4 बराबर xy - 28। अब यहाँ पर ये xy से xy हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस का 2y, और इस 4 को उधर भेज दो। तो जब 4 उधर को भेजोगे तो -28 प्लस का 4 हो जाएगा उधर, तो -2x प्लस का 2y बराबर यहाँ पर बचेगा -24। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करें, -2 कॉमन लेंगे। जब इसमें से -2 कॉमन लेंगे हम, तो देखो क्या होगा, जब 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो x - y बराबर -24। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x - y बराबर 12। तो ये निकला समीकरण नंबर हमारा 1। अब इसकी शर्त नंबर 2 पढ़ेंगे हम। शर्त नंबर 2 क्या है इसकी, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई में 1 मीटर कमी कर दो, तो लंबाई हमारी x है, तो 1 मीटर की कमी कर दो इसमें, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दो, तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल xy था, अब ये 33 वर्ग मीटर बढ़ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा काम कराइए, इस x का गुणा इसमें करो xy, फिर इस x का गुणा 2 में करो प्लस का 2x, इसका इसमें करो माइनस का y, इसका इसमें करो -2 बराबर xy प्लस का 33। तो प्यारे बच्चों xy से xy कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस का y बराबर 2 को उधर भेजो, तो 33 प्लस का 2 हो जाएगा, 2x - y बराबर ये हो जाएगा 35। ये समीकरण नंबर बन गया हमारा 2।
अब समीकरण 1 और 2 को करेंगे हम हल। अब आपको क्या करना है, जो पहला समीकरण उठा के इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो x माइनस वाई बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 है। नीचे लिख करो, चिन्ह बदलो इसके। तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, जो समान है वो कट जाते, प्लस माइनस कट जाएगा ये। तो यहाँ पे बचेगा x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23। अब ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो। 1 में रखने पर तो जो हमारा x का मान 23 निकला है, 23 आपको 1 में लगाना है। यहाँ पर कर दीजिए 23। तो आपका ये हो जाएगा 23 माइनस 22 बराबर 12। और यहाँ पे क्या करो, इस 22 को उधर ले आओ, इस 12 को उधर ले जाओ। 23 माइनस 12 बराबर 22। तो प्यारे बच्चों 22 बराबर हो जाएगा हमारा 11 मीटर। तो जो चौड़ाई हमारी निकली है 11 मीटर और जो लंबाई निकली है 23 मीटर। तो अब आपको लिखना आयत का क्षेत्रफल। तो नई लाइन से इसके नीचे लिख दीजिए आप लोग आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को मैंने x माना, चौड़ाई को हमने y माना है। अब यहाँ पे इसके मान लगा दीजिए, थोड़ा इस साइड पे लिखेंगे। तो लंबाई हमारी है 200, नहीं लंबाई 23 है और चौड़ाई 11 है। तो गुणा करा दीजिए इसका। 11 तियाँ 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 22 और 3 25 और मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया 253। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, उसको देखेगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना है एक क्षैतिज तल बनाना है आपको। फिर यहाँ पर ये हमारा एक बेटा भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इस भवन के ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे बिंदु होगा O। अब भवन के शिखर और बिंदु O का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा ऊपर ध्वज दंड है, जो इसका उन्नयन कोण 45 अंश है, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेना है। ठीक, ये वाला 45 अंश। तो यहाँ पे A कर लो, यहाँ पे कर लो B और यहाँ पे कर लो C। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक भवन है और भवन के ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई h करेंगे और ये वाली दूरी x करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, माना AB एक भवन तथा BC एक ध्वज दंड है। ध्वज दंड है। तो मैं इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, बिंदु O से ये जो भवन है कितनी दूरी पर, यानी x का मान ज्ञात करना है और इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी, h का मान निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज OAB में तो आपको लिखना है tan 30 लंब बटा आधार। जब प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो 20 बटा x और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 20 बटा x। कैसे गुणा करो, इसका इसमें तो x बराबर 20/√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों एक आंसर आपका निकल के आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज OAC में लिखना है आपको। समकोण त्रिभुज OAC में अब आपको लिखना है tan 45 लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों AH प्लस 20 बटा x हो जाएगा हमारा। तो AH प्लस 20 बटा x, tan 45 का मान 1, तो AH प्लस 20 और इस x का मान है हमारा 20/√3। इसके नीचे कर लो इसका इसमें
तो h प्लस 20 बराबर 20√3, इस 20 को उधर भेज दो तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20। अब यहाँ से h का मान लेंगे तो जब यहाँ से 20 का मान लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा और दूसरा आंसर हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, और आपके अनसोल्ड में एक ही आंसर दिया हुआ है, ठीक, ये वाला, लेकिन आपको ये भी करना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग। चौथे का अथवा देखिए, चौथे का अथवा है हमारा, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनानी है एक नदी। हमारी एक नदी है जिसका एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, और जो पुल की ऊंचाई दे रखी, पुल आपको यहाँ पे बनाना है जिसकी पुल की ऊंचाई है 4.5 मीटर। ठीक, यहाँ से पुल के शिखर से देखा गया, ठीक है, जो ऊपर से देखा जाएगा तो अवनमन कोण बनेगा, तो इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से मिलाना, इस प्रकार ये, और ऊपर से बनानी है क्षैतिज रेखा। तो जो ये वाला कोण है हमारा 30 अंश का है और प्यारे बच्चों ये वाला कोण है हमारा 45 अंश का है। तो ऊपर से जो कोण बनते हैं तो हमारे अवनमन कोण बनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कोण और ये कोण हमारे एकांतर अंतःकोण होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 45 है, इधर ये वाला 45 होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और ये ई और यहाँ पर ये एफ। तो इसमें हमें इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नदी है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी x कर लो और ये वाली दूरी y कर लो। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना AC एक नदी की चौड़ाई, माना AC एक नदी की चौड़ाई है। ठीक है, BD एक पुल है। देखो ये क्या है, AC एक नदी की चौड़ाई है और BD एक पुल है। तो हमें इस चौड़ाई को ज्ञात करना है, यानी x प्लस y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखना समकोण त्रिभुज ABD में तो आपको लिखना है tan 30 लंब बटा आधार, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों tan 30 का मान 1/√3 4.5 बटा x, इसका इसमें तो x बराबर हो जाएगा 4.5√3। ठीक, और मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज CBD में CBD में तो आपको लिखना है tan 45, तो जगह 4.5 और बटा y, इसका मान 1 होता है। तो 1 बराबर 4.5 बटा y, तो y बराबर निकलेगा 4.5 और ये मीटर। अब आपको नई लाइन से लिखना नदी की चौड़ाई बराबर नदी की चौड़ाई x प्लस y। अरे भैया देखो, नदी की चौड़ाई हमारी यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस y। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस y, तो इसमें x और y के मान लगा दीजिए। तो x का मान है 4.5√3 और प्लस 4.5। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम,
√3 का मान लगा दो। तो जब इसमें √3 का मान लगाएंगे 4.5 गुणा √3 का मान, और प्रश्न में तो दिया नहीं इसने, लेकिन √3 का मान है हमारा, एक काम करो यहाँ पे 4.5 का मान मत लगाओ, यहाँ से 4.5 कामन ले लो, यानी √3 का मान मत लगाओ, यहाँ से कामन ले लो। जब 4.5 कामन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे √3 और +1 बचेगा, और यही आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, इतना करना है इसमें, तो √3 का मान नहीं लगाना है। ठीक, अगर लगा भी देते हो तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो राजीव का है, अग्रवाल का है, उसमें √3 का मान लगाया गया और इसमें √3 का मान नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए समझिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप लोग। अब आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो आपको सबसे पहले लिखना घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर है हमारी 14 सेंटीमीटर। तो भुजा को ए कर लें तो ए बराबर कर लो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रश्न ये कह रहा है जो एक बड़ा सा घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, इसको छील छील के एक गोला बनाया गया है। ठीक है, तो गोले का व्यास कितना होगा? गोले का व्यास, जो घन की भुजा होगी वही गोले का व्यास होगा। तो गोले का व्यास 2r कर लो बराबर 14, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब जब घन को छील के एक गोला बनाया गया है, तो जो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना छिली हुई लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन जो बेटा किससे छीला गया? घन से छीला गया। तो किसको छीला गया? यानी घन को छील के एक गोला बनाया गया, तो घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देना है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और गोले का आयतन 4/3 πr क्यू। अब इसमें मान लगा दीजिए, घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे, तो जो छिली हुई लकड़ी है, जो कत्तल रह जाता है बाद में, ठीक है, जो बेकार की वेस्ट चीज़ रह जाती है, उसी का आयतन ज्ञात करना हमें। तो घन का आयतन भुजा क्यू है, तो 14/3 -4/3 और पाई का मान 22/7, और आर का मान है 7 × 7 × 7, एक साथ से एक साथ निकाल दो। तो प्यारे बच्चों 14 का घन होता है 27 44 माइनस अब यहाँ पे 22 चौक 88 और गुणा 49 और बटा 3, 27 44 माइनस, जब इनका गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा हमारा 43 12 और बटा 3। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, और ये हो जाएगा हमारा 7 3 21 और 1 22 हासिल 2, फिर ये 3 2 6 2 8 और माइनस 43 12 और बटा 3। अब घटा दीजिए इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, फिर यहाँ से 2.5 लेंगे 12 और 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे रह गया हमारा 7, तो यहाँ पे 3 और बटा 3 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो जो छिली हुई लकड़ी का आयतन निकला है हमारा 3920/3 घन सेंटीमीटर निकल के आ गया। और चाहो तो आप इसमें इसका भाग भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके आंसर में इसका भाग नहीं लगाया गया है आपके अनसोल्ड में, लेकिन जो अदर अनसोल्ड है उसमें 3 का भाग लगा के आंसर दिया हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में का अथवा देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, तो प्यारे बच्चों इसमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये कोण थीटा यानी 30 अंश है, और ये वाले छोटे त्रिज्यखंड की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और बड़े त्रिज्यखंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो बच्चों ये वाली त्रिज्या हमारी r1 है, तो इसको r1 बराबर लिख लेंगे हम, r1 बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये वाली त्रिज्या हमारी r2 कहलाएगी, तो r2 बराबर कर लो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो थीटा बराबर दे रखा है 30 अंश। तो आपको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका सूत्र होता है हमारा
चाहो तो इसको देखो छोटी आर कर लो, इसको बड़ी आर कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटी आर कर लो, इसको बड़ी आर कर लो, चाहे R1 चाहे R2 कर लो। तो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, पहले लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले ये वाला बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेंगे, ठीक है। जब बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या है, देखो R2 मानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई R2 स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब ये छोटा वाला त्रिज्यखंड लेंगे, घटा देंगे, तो इसकी त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर थीटा बटा 360। इस प्रकार यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देना है, तो ये छायांकित बच जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे हम, पाई थीटा बटा 360, जब ये हम कॉमन लेंगे तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ये बचेगा हमारा। तो पाई का मान लगा दीजिए 22/7, तो यहाँ पे पाई का मान लगा देना है 22/7 और थीटा का मान है 30/360। इस R2 का मान 14 का वर्ग माइनस इस R1 का मान 7 का वर्ग। तो यहाँ पर ये वाला 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0, फिर 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 2 नीचे 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 11/7 छक्का 42, 11 एकन 11, 7 छक्का 42। तो प्यारे बच्चों 14 का वर्ग 196 माइनस 49, तो 11/42, इसको हल करिए, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा, नहीं 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ पे रह जाएगा 8 और 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 1, इतना बचा हुआ। अब इसको 7 से काट दो, 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14 और 7 एकन 7 में 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 70/2। 2 का इसमें भाग लगा दो, तो जब 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।